नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत फासिस्टवाद, इससे पहले हम फासिस्टवादी मुसोलिनी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद मुसोलिनी का किस प्रकार से उदय हुआ और फिर जो है उसने फासिस्ट दल का गठन किस प्रकार से किया। फासिस्ट दल युद्ध की समाप्ति पर 1919 में मुसोलिनी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जो अवकाश प्राप्त जो सैनिक थे उनको निमंत्रित किया उस सम्मेलन में, और इसके अलावा उन सभी लोगों को निमंत्रित किया गया जो इटली की समस्याओं के हल करने के इच्छुक थे। इस सम्मेलन में मार्च 1919 में एक नवीन फासिस्ट दल का निर्माण किया गया और इस दल ने अपने आप को अर्ध सैनिकों की तरह संगठित किया। इस फासिस्ट दल ने, मुसोलिनी का ये कहना था कि फासिस्ट लोग न पार्टी है और न पार्टी बन सकते हैं और न पार्टी बनाना चाहते हैं। ये जो है मुसोलिनी की घोषणा थी। तो वास्तव में फासिस्ट पार्टी विरोधी आंदोलन है। तो इससे इस दल का खूब प्रचार हुआ और इस दल में अवकाश प्राप्त सैनिक, मजदूर, समाजवादी विद्यार्थी, जमींदार, पूंजीपति और मध्यम वर्ग के लोग, ये सभी लोग जो है इसमें शामिल हुए। और इस दल के स्वयंसेवक वो जो है काली कमीज पहनते थे और अस्त्र शस्त्र धारण करते थे, अनुशासन प्रिय थे, उनका अपना एक अलग झंडा था। मुसोलिनी दल का प्रधान कमांडर था, जिसे ड्रस कहा जाता था। उसके ओजस्वी भाषण से जनता अत्यधिक प्रभावित होती थी और उसने अपनी घोषणा में कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। जो घोषणा में क्या थे? फासिस्ट दल में हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। फासिस्ट दल की घोषणा में मुसोलिनी ने क्या घोषणा की थी? मुसोलिनी ने यह घोषणा की थी कि हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरी बात, कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण हो। कुछ उद्योगों पर। तीसरी बात, मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए। मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए। अगली घोषणा, पूंजीपतियों, ये जो पूंजीपति थे पूंजीपतियों के लाभ का 85% जब्त किया जाए सरकार में। और अगली घोषणा, चर्च की संपत्ति जब्त की जाए।
नए संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन किया जाए। और अगली घोषणा इटली राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण करे। ये घोषणा जो है मुसोलिनी के द्वारा की गई। फासिस्ट दल जब बना, फासिस्ट दल जब बनाया गया कि हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण हो, मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए, पूंजीपतियों को जो भी लाभ मिला है इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, उसका 85% जब्त किया जाए, चर्च की संपत्ति जब्त की जाए और देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और इटली जो है राष्ट्रसंघ की सदस्यता ग्रहण करे। ये घोषणा मुसोलिनी ने उस दौरान की 1919 में जब यह सम्मेलन आयोजित किया गया और फासिस्ट दल का निर्माण किया गया। तब इस घोषणा पत्र का जनता में खूब प्रचार हुआ और इसमें फासिस्ट दल के सदस्यों को संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। 1921 में इसके सदस्यों की संख्या 3 लाख हो गई और इसके बाद जो है मुसोलिनी देश में एक आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य आतंकपूर्ण साधनों से विरोधी दलों को समाप्त करना और इसके फलस्वरूप फासिस्ट दल ने समाजवादी और साम्यवादियों की सभाओं पर आक्रमण किए और उसके कार्यालयों पर अधिकार कर लिया। सरकार फासिस्टवादियों की इस कार्रवाई को रोकने में असमर्थ रही। इसके फलस्वरूप मुसोलिनी का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ गया। अक्टूबर 1922 में नेपल्स में फासिस्ट दल का सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 40,000 स्वयंसेवकों ने काली कमीज धारण करके अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के भाग लिया। इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा की कि यदि उसके निम्नलिखित मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो 27 अक्टूबर 1922 को वह अपने स्वयंसेवकों की सहायता से रोम पर चढ़ाई कर देगा। ये थी मंत्रिमंडल में फासिस्ट दल के 5 सदस्यों को सम्मिलित किया जाए, नए चुनाव शीघ्र कराने की घोषणा की जाए और सरकार विदेश नीति में दृढ़ता का पालन करे। ये मुसोलिनी ने घोषणा की और सरकार ने मुसोलिनी की इन मांगों को नहीं माना। 27 अक्टूबर 1922 को फासिस्ट दल ने 50,000 स्वयंसेवकों के साथ रोम पर चढ़ाई कर दी। रेलवे स्टेशन, डाकघर, अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। सरकार ने राजा से मांग की कि देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए, किंतु राजा ने सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राजा का अनुमान था कि यदि मुसोलिनी को जो है मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए तो वह कानून का अनुयायी हो जाएगा और 30 अक्टूबर को मुसोलिनी बिना किसी विरोध के रोम में प्रविष्ट हो गया और बड़ी ही सरलता से रोम पर अधिकार कर लिया। यह रोम की चढ़ाई फासिस्ट राजनीतिक क्रांति का प्रथम चरण थी। है उसके बाद फासिस्ट शासन की स्थापना फासिस्ट दल की। रोम पहुंच करके मुसोलिनी ने क्या किया, सम्राट विक्टर एमैनुएल तृतीय से मांग की कि वे शासन सत्ता उसे सौंप दे। सम्राट के आदेश पर मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और मुसोलिनी को मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार दे दिया गया। 31 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया। उस समय अधिकांश जनता तत्कालीन शासन प्रणाली से असंतुष्ट थी और जनता ने इस परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार भी किया। मुसोलिनी को इटली का सर्वेसर्वा बनने का अवसर मिल गया। इससे सत्ता प्राप्त करने के बाद मुसोलिनी ने शासन का पुनर्गठन किया। पुनर्गठन में उसने क्या किया कि उसने संसद को भयभीत कर शासन की समस्त शक्ति जो है अपने हाथ में ले ली और सभी महत्वपूर्ण पदों से अपने विरोधियों को हटा करके अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बिठा दिया। 1923 में उसने एक नया निर्वाचन कानून पास करवाया जिसके अनुसार जिस दल को निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो उसे चैम्बर ऑफ डेपुटीज में 2/3 स्थान प्राप्त कर दिए जाएं ताकि बहुमत प्राप्त दल शासन के संचालन अच्छी तरह से कर सकें और शेष जो है 1/3 स्थान अन्य दलों में बांट दिए। इस नए कानून के अनुसार अप्रैल 1924 में नया चुनाव कराया गया
जिसमें फासिस्ट दल को बहुमत प्राप्त हुआ और समाजवादी नेता मेटियोटी ने सरकार पर चुनाव कानून को भंग करने का आरोप लगाया और निर्वाचन की मांग की। दूसरी बात 26 में जो है 1926 में इटली के समस्त विरोधी दलों को अवैध घोषित कर दिया इसने, और इसी वर्ष मंत्रिमंडल प्रणाली का भी अंत कर दिया और ये निश्चय किया कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर सम्राट के प्रति उत्तरदायी होगा। इस समय सम्राट के हाथ में कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। अगली बात कि राजद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की व्यापक अधिकार दिए गए। बंदी बनाए गए व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक जेल में बंद रखा गया। इस नियम के अनुसार विरोधी दल के नेताओं को बंदी बना करके जेल में ठूंस दिया गया। इसके साथ ही साथ समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। विद्यालयों में फासिस्ट सिद्धांतों की शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया इसने, और राजनीतिक अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित कर दिए। इटली का तानाशाह बन गया फिर मुसोलिनी आराम से ही जनतंत्र का विरोधी था। उसके अनुसार राज्य सर्वोपरि है और समस्त वस्तुएं राज्य में निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता था वो। अतः उसने जो है राज्य के समक्ष व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसके लिए उसने शासन संचालन के लिए निम्नलिखित अंग की व्यवस्था की गई। क्या की गई? एक तो उसने मंत्रिमंडल, इसका गठन मंत्रिमंडल की भांति के तय किया गया। मुसोलिनी ने अपने विश्वासपात समर्थकों को ही जो है इसमें मंत्रिमंडल में स्थान दिया। दूसरी बात, फासिस्ट दल की महापरिषद बनाई गई। एक समिति थी जिसमें दल के प्रमुख 25 सदस्य इसके सदस्य थे और मुसोलिनी जो है इसका नेता था। संसद के 2 भवनों की व्यवस्था की गई, प्रथम सीनेट और दूसरी जो है चैम्बर ऑफ डेपुटीज। सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति स्वयं मुसोलिनी करता था और इसके सदस्य जीवन भर के लिए बनाए जाते थे। चैम्बर ऑफ डेपुटीज के सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल और फासिस्ट दल की महापरिषद के द्वारा किया जाता था। अब इस प्रकार से जो है उसने अपना मंत्रिमंडल बना लिया। फिर फासिस्ट के सिद्धांत क्या थे? फासिस्टवाद के, तो फासिस्टवाद जो है, फासीवाद, ये सर्वसत्ता राज्य का समर्थक था और एक दल और एक नेता में विश्वास करता था। एक ही दल और उसका एक ही नेता हो, इसलिए मुसोलिनी ने शासन की समस्त शक्ति जो है वो अपने हाथ में ले ली। राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक सत्ता पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। फासीवाद व्यक्तिवाद का भी विरोधी था। मुसोलिनी का ये मानना था कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, न कि व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करना। राज्य में रहकर व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। राज्य के बाहर उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। राज्य में व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जितनी राज्य की सुविधा में बाधक न हो। राष्ट्र के हित के लिए व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। फासीवाद जनतंत्र को पश्चिमी यूरोप के धनी देशों के आमोद प्रमोद का साधन मानता था। उसके बाद अतः यह जनतंत्र विरोधी था और राज्य में जनमत को कोई स्थान नहीं था। केवल नेता का आदेश ही सर्वोपरि माना जाता था। इसलिए मुसोलिनी ने लोकतंत्रात्मक निर्वाचनों का अंत कर दिया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और देश में जो है गुप्तचरों का जाल बिछा दिया उसने। फासीवाद साम्यवाद का भी विरोधी था। साम्यवाद के अनुसार मानव जाति के इतिहास का निर्माण आर्थिक आधार पर हुआ है, लेकिन फासीवाद का यह मानना था कि इतिहास के निर्णय में राजनीतिक घटनाओं का भी महत्व है। साम्यवाद वर्ग संघर्ष को स्वीकार करता है, जबकि फासीवाद जो है वर्ग संघर्ष के स्थान पर यह सभी वर्गों के सहयोग पर जोर देता है। फासीवादी यह शांति का विरोधी था और उसके अनुसार शांति की बातें करना कायरता का द्योतक है। उससे बलिदान की भावना समाप्त हो जाती है और युद्ध मनुष्य की शक्ति का परिचायक है। युद्ध से साहस, शक्ति और बलिदान की भावना जागृत होती है, इसलिए युद्ध आवश्यक है। ये फासीवाद का मानना था। तो मुसोलिनी जो है नागरिकों को आगे बढ़ने और प्रत्येक संकट का सामना करने की शिक्षा देता था। फासीवाद तर्क में विश्वास नहीं करता था। उसके अनुसार राज्य जो भी कहे वह ठीक है, जनता का एकमात्र कर्तव्य अपने नेता की आज्ञा को मानना। ये इस प्रकार से जो है फासीवाद के ये सिद्धांत थे। अब इटली में जिस तरह से फासीवाद की स्थापना हुई और यूरोप पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो इटली में फासीवाद की स्थापना से यूरोप के अन्य देशों में
प्रजातांत्रिक भावनाएं फैलने लगी। जर्मन और स्पेन में अधिनायकवाद की स्थापना हुई। विश्व में शांति विरोधी वातावरण पैदा हो गया। राष्ट्रसंघ शांति के पक्ष में था। फांसीवाद ये राष्ट्रसंघ का विरोधी था। फांसीवाद ने राष्ट्रसंघ के सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आघात पहुंचाया। विश्व की साम्यवादी विरोधी लहर में तीव्रता आ गई। साम्यवाद से भय से प्रेरित होकर के इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई थी। फासिस्टों ने इटली में सत्ता ग्रहण करने के बाद रूस और उसके अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध कट्टर शत्रु बन गए वो, और इटली व जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ब्रिटेन और फ्रांस ये राष्ट्रसंघ की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़े भारी समर्थक थे, किंतु ये सोचकर कि इटली और जर्मनी साम्यवाद को नष्ट कर देंगे, ऊपर से उनकी अनुचित कार्रवाई के प्रति अप्रसन्नता का झूठा प्रदर्शन करते रहे, जबकि अंदर ही अंदर इन दोनों राष्ट्रों को प्रसन्न देखने के लिए उन्हें हर कार्य में स्वतंत्रता प्रदान की गई। इटली ने जब स्पेन के गृह युद्ध में जनतंत्र विरोधी फ्रैंको की सशस्त्र सहायता की और अबिसिनिया का अपहरण कर लिया, तब दोनों देश जो है केवल तमाशा देखते रहे और उन्हें शांति शक्तियाँ विरोधी शक्तियों को बल पहुंचाया। और जर्मनी ने जब यह सुडेनलैंड की मांग की तो वह पश्चिमी देशों की तुष्टीकरण की नीति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। म्यूनिख समझौते में यह सुडेटलैंड पर जर्मनी का आधिपत्य सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। इस तुष्टीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप विश्व शांति के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। अब मुसोलिनी की किस प्रकार से उसकी गृह नीति थी, गृह नीति में कौन कौन सी बातें उसने शामिल की है। मुसोलिनी की गृह नीति, पहली बात कि मुसोलिनी द्वारा सत्ता ग्रहण करते समय देश की आर्थिक स्थिति वो बहुत ही खराब थी। बजट में करोड़ रुपए का घाटा चल रहा था उस समय और मुद्रा का मूल्य गिरता जा रहा था। मुसोलिनी ने व्यय में कमी कर दी और कुछ नए कर और लगा दिए उसने। दूसरी बात, देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुसोलिनी ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन दिया। तीसरी बात, मुसोलिनी ने कृषि की उन्नति पर ध्यान दिया और श्रेष्ठ किस्म की खाद और औजारों का आविष्कार किया। अगला, मुसोलिनी ने इटली के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया। विद्युत उत्पादन में वृद्धि करके कोयले की कमी को उसने पूरा किया। अगला है, देश में जनतंत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया उसने और विरोधी दलों को अवैध घोषित कर दिया और विरोधियों को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। शिक्षा संस्थानों में फासिस्टवादी सिद्धांतों की शिक्षा दी जानी अनिवार्य कर दी गई। फासिस्ट शिक्षकों को पदच्युत कर उनके स्थान पर फासिस्ट शिक्षकों को नियुक्ति कर दी गई। गैर फासिस्ट जो शिक्षक थे उनको हटा दिया गया और सैनिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया उसने। मुसोलिनी ने पोप के साथ भी समझौता किया। पोप और राज्य के बीच इटली के एकीकरण के समय से ही संघर्ष चल रहा था, क्योंकि पोप के समस्त प्रदेश छीन लिए गए थे। पोप राज्य विरोधी हो गया और उसने इटली के कैथोलिक जनता को राज्य से संबंध विच्छेद करने का आदेश दे दिया। इससे राज्य को यह भय पैदा हो गया कि कहीं यूरोप के कैथोलिक राज्य संयुक्त रूप से इटली सरकार के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं कर दें। तो मुसोलिनी की धर्म में श्रद्धा न होते हुए भी उसने पोप समझौते को उचित माना और 11 फरवरी 1929 को पोप के साथ समझौता करने के लिए, जिसे लेटरल समझौता कहा जाता है, इस समझौते के अनुसार पोप ने रोम नगर से अपना अधिकार हटा लिया और मुसोलिनी ने पोप को वेटिकन नगर की सार्वभौम राज्य उसको दे दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इटली सरकार ने पोप को $10 करोड़ वार्षिक देना स्वीकार किया। पोप को विदेशियों से संबंध रखने, अपना रेडियो स्टेशन संचालन करने, डाक टिकट प्रसारित करने, इन सभी का अधिकार दे दिया गया। अब इसकी विदेश नीति, ये तो थी इसकी गृह नीति। विदेश नीति क्या थी मुसोलिनी की? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली की उपेक्षा हुई थी और इटली फ्यूम पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन वो उसे प्राप्त नहीं कर पाया। तो 1920 में उसे अल्बानिया से अपनी सेना हटानी पड़ी। इस्पा सम्मेलन में इटली के लिए क्षतिपूर्ति की रकम केवल 10% निश्चित की गई। अगस्त 1920 में ये सेर्बी की संधि हुई, लेकिन इसमें भी जो है इटली को कुछ भी नहीं मिला। और 12 नवंबर 1920 को ये रेपेलो की संधि के द्वारा फ्यूम को स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया गया और रेपोलो की संधि जो है इटली का राष्ट्रीय अपमान हुई। तो इसमें जो अफ्रीका में विशाल साम्राज्य स्थापित करना और वर्साई संधि में संशोधन करना, ये इसमें शामिल था। लेकिन भूमध्य सागर पर प्रभुत्व का प्रयास हुआ पेरिस शांति सम्मेलन में।
इटली ने भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में स्थित ये रोड्स और ये डाडेक्ली, ये जो द्वीप थे, इन समूह को प्राप्त करने का प्रयास किया उसने, लेकिन इटली की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया वहाँ पर, और सेरबे की संधि द्वारा इन द्वीप समूह पर से इटली को अपने दावे का परित्याग करना पड़ा। दूसरी बात, ये कॉर्फ्यू कांड हो गया। ये अल्बानिया और यूनान की सीमा निर्धारण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। 23 अगस्त 1923 को यूनान की सीमा पर झगड़ा हो गया, गोली चली गई, और जिसने जो है एक इटालियन सैनिक अधिकारी और 4 अन्य इटालियन मारे गए। तो मुसोलिनी ने यूनान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और वह इटालियन अधिकारियों की सहायता से मामले की जांच करें और 5 दिन के अंदर जो है दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाए, यूनानी झंडा इटली के झंडे के समक्ष झुकाया जाए, और 5 करोड़ लीरा मुद्रा थी इटली को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। ये मांग की उसने इटली ने। उसके बाद फ्यूम की प्राप्ति। पेरिस शांति सम्मेलन में फ्यूम बंदरगाह और नगर के प्रश्न पर इटली और यूगोस्लाविया, इन दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गया। मित्र राष्ट्रों के प्रयत्न से 1920 में रेपेलो संधि हुई, जिसके द्वारा फ्यूम को एक स्वतंत्र बंदरगाह घोषित किया गया। अल्बानिया पर प्रभुत्व। मुसोलिनी ये एड्रियाटिक सागर पर पूरा अधिकार करना चाहता था, लेकिन इसके लिए यह ऑनट्रेंडो के जलडमरू पर नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक था। और 27 अक्टूबर 1926 को अल्बानिया की राजधानी टिराना, इसमें एक संधि हुई, जिसके अनुसार अल्बानिया ने स्वीकार कर लिया कि वह दूसरे देशों के साथ इटली को हानि पहुंचाने वाला कोई राजनीतिक और सैनिक समझौता नहीं करेगा। फिर टेजियर संकट आया। यह मोरक्को के टेजियर बंदरगाह में अंतर्राष्ट्रीय शासन था। अक्टूबर 1927 में शासन में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के प्रतिनिधि एकत्रित हुए, और इसी समय जो है 3 इटलाइन युद्धपोत भी वहाँ पर पहुँच गए, और रोम से घोषणा की गई कि भूमध्य सागर की एक शक्ति के रूप में टेजियर के विषय में इटली की भी गहरी दिलचस्पी है। तो रोम में हुई घोषणा के फलस्वरूप इटली को भी इसमें शामिल करने का निमंत्रण दिया गया। तो 1928 में जो है टेजियर के संबंध में हुए नए समझौते में इटली को इस नगर के प्रशासन में अधिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके साथ ही साथ हिटलर का उत्कर्ष और फ्रांस ब्रिटेन में सहयोग। 1933 के आरंभ में जर्मनी में हिटलर सत्तारूढ़ हो गया, जिससे समस्त विश्व में एक राजनीतिक क्रांति हुई। मुसोलिनी ये भी जो है हिटलर के उत्थान से भयभीत हुआ था, क्योंकि हिटलर ऑस्ट्रिया को जर्मनी साम्राज्य में मिलाना चाहता था, लेकिन मुसोलिनी यह चाहता था कि ऑस्ट्रिया पर इटली का प्रभाव बना रहे। यदि ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय हो जाता तो दक्षिणी ये टाइरोल को जो है वर्साई संधि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पैदा हो सकता था। तो अतः जो है जर्मनी में हुई नाजी क्रांति के फलस्वरूप इटली की विदेश नीति में भी परिवर्तन आया, और एक तरफ तो जो है उसने इंग्लैंड फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति को अपनाया, और दूसरी तरफ जो है उसने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया। तो मुसोलिनी अपनी तरफ से जो है ऑस्ट्रिया के नाजी विरोधियों को हर प्रकार की सहायता देने लगा। तो जुलाई 1934 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया में राजनीतिक विद्रोह करा करके ऑस्ट्रिया का विलय की योजना बनाई, लेकिन मुसोलिनी ने ऑस्ट्रिया की सीमा पर अपनी सेना तैनात करने की घोषणा कर दी। यदि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और अपने साम्राज्य से मिलाने का प्रयत्न किया तो इसका अर्थ होगा कि इटली के साथ युद्ध। तो इससे जो है हिटलर भयभीत हो गया और उसने घोषणा की कि इस घटना में जर्मनी का कोई हाथ नहीं था। इस प्रकार मुसोलिनी ने हिटलर की ऑस्ट्रिया विलयन की योजना पर पानी फेर दिया, और युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दावों का समर्थन करने के कारण जो है फ्रांस और इटली के संबंध वो निरंतर बिगड़ते गए। लेकिन ऑस्ट्रिया पर हिटलर की युद्ध दृष्टि एक जैसा खतरा थी, जिससे दोनों ही देश अब समझौता करने को श्रेयस्कर समझते थे। इसलिए 7 जनवरी 1935 को फ्रांस और इटली के बीच समझौता हो गया। इस समझौते में फ्रांस ने अफ्रीका में ये सोमालीलैंड और लीबिया के पास का कुछ क्षेत्र जो है इटली को दे दिया गया। दूसरा समझौते में यह निर्णय लिया गया कि यदि जर्मनी अपना सशस्त्रीकरण करेगा तो दोनों देश मिलकर के इस संबंध में विचार करेंगे। इस प्रकार से जो है फिर उसके बाद मुसोलिनी का अंत।
मुसोलिनी के प्रयास के बावजूद जब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो ये फौलादी समझौते के विपरीत ये तटस्थ रहा और इस युद्ध में कूदने के लिए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। इटली के लिए आक्रमण करने और युद्ध में कूदने का उपयुक्त अवसर वही था, जबकि मित्र राष्ट्रों की पराजय लगभग निश्चित हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और हिटलर ने जब फ्रांस को लगभग परास्त कर दिया था तब 10 जून 1940 को ये इल डूचे ने हर्षोन्मोद जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भाग्य द्वारा निश्चित की गई घड़ी आ पहुंची है। इस समुद्र में बांधने वाली प्रादेशिक और सैनिक श्रृंखलाओं को तोड़ना चाहते हैं। इस अवश्य ही विजय होगी ताकि इटली में यूरोप में और विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। तो 11 जून 1940 को इटली ने ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और कौन जानता था कि इस युद्ध में मुसोलिनी की न केवल हार होगी बल्कि उसके स्वदेशवासी उससे जो है स्पष्ट होकर 28 अप्रैल 1945 को उसे उसकी ये प्रेयसी सहित गोली का शिकार बना दिया गया। इस प्रकार से जो है मुसोलिनी का अंत हो गया। ये इस प्रकार से फाशिस्ट दल का उदय और किस प्रकार से जो है उसने अपनी सत्ता कायम की और किस प्रकार से मुसोलिनी का अंत हुआ। उसके बाद फाशिस्टवाद के बाद अगला टॉपिक नाजीवाद।